बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ बिल्डिंग। अक्सर हम सुनते हैं कि बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी ये है, पीरियड ये है। कि इससे मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है किसी भी स्ट्रक्चर की या किसी भी बिल्डिंग का पीरियड क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकंड, के एक सेकंड में कितनी दफ़ा एक बिल्डिंग वाइब्रेट करती है। वाइब्रेशन में ऑलरेडी ऑसिलेशंस के बारे में पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। पेंडुलम की भी एग्जांपल दी थी कि किस तरह टू एंड फ्रो मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। जैसे पेंडुलम के केस में पेंडुलम एक दफ़ा उसको जब किसी हाइट पे रेस किया जाता है तो किस तरह उसका टू एंड फ्रो मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ। बैक में बैक साइड पे, फोर्स मीन उसकी अपोजिट साइड पे। ठीक है, ये पेंडुलम है, ये इसका बैक मोशन है और ये फोर्थ मोशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि कितनी दफ़ा एक बिल्डिंग वाइब्रेट किया है। मतलब अगर एक बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी 5 है, इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में उस बिल्डिंग ने 5 दफ़ा टू एंड फ्रो मोशन किया है। मतलब बैक एंड फोर्थ मोशन उस बिल्डिंग का जो है, उस बिल्डिंग की वाइब्रेशन जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है, वो 5 टाइम्स है। इसी तरह पीरियड होता है जो टाइम बिल्डिंग लेती है एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में। मतलब कि एक वाइब्रेशन जो कंप्लीट होता है पूरा, कि बिल्डिंग डिस्प्लेस होके वापस जब अपनी मीन पोजीशन पे आती है, जो एक वाइब्रेशन होता है पूरा, उस पर कितना टाइम लगा है। वो 1 मिनट में वाइब्रेट एक कंप्लीट वाइब्रेशन करती है, 2 मिनट में करती है, 3 मिनट में करती है। तो ये होता है वाइब्रेशन पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी और पीरियड में ये फर्क पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड दैट बिल्डिंग विल वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो। ठीक है, और पीरियड क्या है कि कितना टाइम लगेगा उस बिल्डिंग को टू मेक वन कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। अक्सर फ्रीक्वेंसी कहीं लिखा होगा, कहीं नेचुरल फ्रीक्वेंसी लिखा होगा, कहीं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखा होगा। सो बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक ही चीज़ है। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में इन्वर्स रिलेशन है। टाइम पीरियड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। यानी फ्रीक्वेंसी अगर किसी बिल्डिंग की ज़्यादा है तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। ठीक है, अगर किसी बिल्डिंग का पीरियड ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। अच्छा, अब जितनी बिल्डिंग शॉर्टर होगी ना, जितनी बिल्डिंग छोटी होगी, एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग ये टॉलर बिल्डिंग है। ठीक है, इसके मुकाबले में ये बिल्डिंग छोटी है। तो ये याद रखना, जितनी बिल्डिंग शॉर्टर होगी उतनी ज़्यादा उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा बिल्डिंग छोटी होगी उतने नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा वो वाइब्रेट करेगी। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी शॉर्टर बिल्डिंग की हायर होती है एज कंपेयर टू टॉलर बिल्डिंग। ठीक है, जितनी बिल्डिंग टॉलर होगी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्टर बिल्डिंग है, जो शॉर्ट बिल्डिंग है, छोटी बिल्डिंग है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, नेचुरल जो पीरियड होगा, पीरियड को नेचुरल पीरियड भी कहते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसका पीरियड को नेचुरल पीरियड भी कहते हैं। तो एक ऐसी शॉर्टर बिल्डिंग, मैंने बताया कि जो शॉर्टर बिल्डिंग होती है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो हायर होती है। सो एक शॉर्टर बिल्डिंग जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, उसका जो नेचुरल पीरियड होगा वो कम होगा। ठीक है, और एक जो टॉल बिल्डिंग है विद अ लो फ्रीक्वेंसी, इट विल हैव अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग नेचुरल पीरियड। तो अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अभी तक जो बिल्डिंग जो बनी हुई है वो है बैरिया आइकन टावर। ठीक है, तो अगर मैं बैरिया आइकन टावर की बात करूं तो उसको कंपैरेटिवली बाकी बिल्डिंग्स की निस्बत, जो छोटी बिल्डिंग्स है, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, टू स्वे बैक एंड फोर्थ। स्वे मतलब डिस्प्लेस, डिस्प्लेसमेंट बैक एंड फोर्थ, मतलब ये बिल्डिंग यूं करके डिस्प्लेस हो इस पोजीशन पे और फिर वापस बैक पोजीशन पे। ठीक है, तो जो बैरिया आइकन बिल्डिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आइकन टावर कराची में जो है, इट विल टेक कंपैरेटिवली लॉन्ग टाइम टू स्वे बैक एंड फोर्थ। ठीक है, ड्यूरिंग अ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड है। ठीक है, सडन स्ट्रॉन्ग विंड को कहते हैं गस्ट ऑफ विंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड अर्थक्वेक की वजह से।
ठीक है, उसे कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम चाहिए टू स्वे बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो द रिलेशन बिटवीन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल पीरियड इज इनवर्स, टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ। ये रिलेशन याद रख। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? सबसे पहले तो डक्टिलिटी को अगर मैं उसकी रूडिमेंट्री डेफिनेशन की बात करूं, बेसिक डेफिनेशन की बात करूं, तो बेसिकली डक्टिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच मटेरियल और स्ट्रक्चर कैन अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन। ठीक है, किस हद तक एक मटेरियल में डिफॉर्मेशन अक्कर हो सकती है विदाउट फेलियर, वो मटेरियल फेल ना करे। अब एक स्टील का रूलर लो, स्टील का स्केल लो, उसको उसमें उसमें डिफॉर्मेशन बेसिकली अगर पैदा करो, उसको बेंड करो, तो वो क्या करोगे, एक टाइम बाद जब उसको वापस ओरिजिनल पोजीशन में वो आ जाएगा, अगर उसमें स्ट्रेसेस को रिलीव कर दोगे, ठीक है, फेल नहीं करेगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट के बाद वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता, उस पॉइंट पे जाके उस पे इलास्टिक की बजाय इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसको कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, एक पॉइंट होता है इलास्टिक पॉइंट, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट से पहले पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर अगर यील्ड पॉइंट से पहले पहले उसमें जो स्ट्रेसेस है उसको रिलीव कर दिया जाए, वो स्ट्रक्चर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर का यील्ड पॉइंट अचीव हो जाए, तो यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन, तो वो स्ट्रक्चर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, अब वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आ सकता। ठीक है, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में डक्टिलिटी क्या है कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में डक्टिलिटी ये बताती है कि हाउ वेल अ बिल्डिंग विल बेयर लार्ज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये बिल्डिंग की एक्चुअल पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट हुई है बिल्डिंग में बैक एंड फोर्थ। ठीक है, ये बिल्डिंग अर्थक्वेक की वजह से, ये कोई होम है, अर्थक्वेक की वजह से उसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है कि वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो इलास्टिक डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वो बिल्डिंग अपनी जगह पे वापस आ जाएगी जब वो वाइब्रेशंस डिसिपेट हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो डक्टिलिटी भी ये फिनोमेना है कि हाउ वेल अ बिल्डिंग बेयर इंड्योर लार्ज लेटरल डिस्प्लेसमेंट विच इज काज्ड बाय ग्राउंड शेकिंग। ठीक है, ग्राउंड शेकिंग की वजह से जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है, हाउ वेल बिल्डिंग जो है ना, एनी बिल्डिंग उसको एंड्योर कितना अच्छे तरीके से वो कर सकती है, बर्दाश्त कितने अच्छे तरीके से कर सकती है। ठीक है, सो जो कोई भी डक्टाइल स्ट्रक्चर जो होगा ना, वो डिफॉर्म करेगा लेकिन उसमें अल्टीमेट फेलियर नहीं होगा। तो डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसमें डिफॉर्मेशन होती है लेकिन अल्टीमेट फेलियर नहीं होता, क्योंकि अगर अल्टीमेट फेलियर हो जाए तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता। अगर ये बिल्डिंग में डिफॉर्मेशन उसकी एक इलास्टिक लिमिट से एक्सीड कर जाए किसी मटेरियल में, तो वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस नहीं आ सकता, वो कोलैप्स कर जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा स्ट्रक्चर। सो जो डक्टाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं दे कीप डिफॉर्मिंग विदाउट रीचिंग अल्टीमेट फेलियर, ये चीज याद रखनी। अब ये मैंने बताई डक्टिलिटी फिनोमेना जो है वो बिल्डिंग्स में का एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। अब एग्जांपल क्या है डक्टिलिटी जो स्ट्रक्चर है डक्टाइल स्ट्रक्चर की, जो स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ना आरसी स्ट्रक्चर, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, कंक्रीट और रीइंफोर्समेंट का अमेल्गम। एक स्ट्रक्चर होते हैं स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी स्टील फ्रेम्स, आजकल कंस्ट्रक्शन हो रही है स्टील फ्रेम्स की भी, टोटल स्टील फ्रेम्स यूज होते हैं। तो स्टील फ्रेम की ये प्रॉपर्टी है कि उसमें सफिशिएंट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी होती है जो उसको इनेबल करती है टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन। ठीक है, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फेलियर उसमें क्या होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है प्रॉपर्ली डिजाइन डिटेल्ड स्टील फ्रेम विद अ डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी दैट इनेबल इट टू अंडरगो लार्ज डिफॉर्मेशन बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अ फेलियर। सो ये डक्टिलिटी जो है स्ट्रक्चर, डक्टाइल स्ट्रक्चर की एग्जांपल थी, एक स्टील फ्रेम विद अ सफिशिएंट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है स्टिफनेस। Stiffness basically it is a measure of how much force is required to displace a building by a certain amount. अगर एक certain amount में हम force apply करते हैं, ठीक है, एक certain amount में, तो वो बिल्डिंग कितनी डिस्प्लेस होती है। अब ऑब्वियसली जो चीज़ स्टिफ होगी वो कम डिस्प्लेस होगी, और जो चीज़ हार्ड लेस स्टिफ होगी वो ज़्यादा डिस्प्लेस होगी। ठीक है, अगर लेट्स सपोज दो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी, एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग बी है। अगर मैं कहता हूँ कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है टू डिस्प्लेस बिल्डिंग ए वो ज़्यादा है,
देन बिल्डिंग बी। इसका क्या मतलब है? बिल्डिंग ए ज्यादा स्टिफ है क्योंकि उस पे जो फोर्स है टू डिस्प्लेस दैट बिल्डिंग, ठीक है, टू शिफ्ट दैट बिल्डिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो ज्यादा रिक्वायर है। तो जिस बिल्डिंग को ज्यादा फोर्स रिक्वायर होती है डिस्प्लेस होने के लिए, वो बिल्डिंग ज्यादा स्टिफ होती है। सो बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी में जिस बिल्डिंग की, लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ बिल्डिंग ए को जो फोर्स डिस्प्लेस करने के लिए रिक्वायर है वो मोर है देन बिल्डिंग बी, तो इसका मतलब ये हुआ बिल्डिंग ए इज स्टिफर, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, कोई भी स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टिफ होता है ना वो ब्रिटल होता है, ठीक है। ब्रिटल मीन के वो डिफॉर्म का टूट जाता है। जैसे ईंट है ना, ईंट में डक्टिलिटी नहीं होती, ईंट में इलास्टिसिटी नहीं होती, ईंट क्या डायरेक्ट टूट जाती है ब्रिटल वो, ठीक है, स्टिफ है लेकिन ब्रिटल है, टूट जाती है, उसमें डक्टिलिटी वाला फिनोमेना नहीं होता, बिल्कुल उल्टा है डक्टिलिटी का ब्रिटलनेस। तो स्ट्रक्चर जो ज्यादा स्टिफ होता है वो ब्रिटल होता है, ये भी एक चीज याद रखनी है। और स्मॉल डिफॉर्मेशन में भी वो स्ट्रक्चर जो है ना, इट इज प्रोन टू फेलियर अंडर स्मॉल डिफॉर्मेशन। अब स्टिफनेस की एग्जांपल जो है वो मैसनरी बिल्डिंग हो सकती है। मैसनरी बिल्डिंग जो ईंट वगैरह से बिल्डिंग बनाई जाती है, अनरीइंफोर्स्ड मैसनरी बिल्डिंग, ठीक है, जिसमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड ना की जाए, ठीक है, जो कि थोड़ी सी डिफॉर्मेशन टॉलरेट करती है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फेलियर। फेलियर होने से पहले डिफॉर्मेशन वो कम, डक्टाइल मटेरियल में तो डिफॉर्मेशन ज्यादा हो सकती है और वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, लेकिन जो स्टिफ मटेरियल है वो टॉलरेट करती है वेरी लिटिल डिस्प्लेसमेंट। अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है, बिफोर फेलियर जो है ना, वो वेरी लिटिल डिस्प्लेसमेंट जो है वो टॉलरेट कर सकती है, बर्दाश्त कर सकती है। तो स्टिफ और डक्टिलिटी दो डिफरेंट फिनोमेना है। तो जो स्टिफर बिल्डिंग है, स्टिफ तो है लेकिन उसमें डक्टिलिटी का फिनोमेना नहीं है। स्टिफर जो चीज होती है वो बेसिकली ब्रिटल होती है, ठीक है, वो इट ब्रेक इजीली अंडर लोड, ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी का फिनोमेना जो है ना वो नहीं होता। तो ये दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, स्टिफनेस एंड डक्टिलिटी, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के लिहाज से। अब साइज्मिक जो डिजाइन करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर हमने साइज्मिकली डिजाइन करना है, तो उसमें कौन कौन सी अप्रोचेज यूज होती हैं, वो किस अप्रोच के थ्रू डिजाइन होता है? तो दो तरह की डिफरेंट अप्रोचेज हैं साइज्मिक डिजाइन की। एक है डायरेक्ट डिजाइन अप्रोच और एक कैपेसिटी डिजाइन अप्रोच, ठीक है। जो एकेडमिक लोग हैं, एकेडमिक से रिलेटेड जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, दे आर ऑलवेज कंसर्न विद द स्ट्रक्चरल रिस्पॉन्स, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और बेस्ड ऑन दीज रिस्पॉन्सेज हम जो है ना कोई अप्रोप्रिएट साइज्मिक डिजाइन अप्रोच जो है वो यूज कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट डिजाइन अप्रोच है वो है डायरेक्ट डिजाइन अप्रोच। थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं डायरेक्ट डिजाइन अप्रोच क्या है। सो डायरेक्ट डिजाइन का मतलब ये है कि इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू फाइंड first of all what are the required forces on the system, and then we are going to find the forces coming from the analysis directly, ठीक है। दिस इज वाई जो वर्ड है ना डायरेक्ट यूज किया गया इसके लिए। तो जो फर्स्ट अप्रोच है डायरेक्ट डिजाइन में, फिर दो अप्रोचेज हैं, फोर्स बेस्ड अप्रोच, डक्टिलिटी बेस्ड डिजाइन है। एक फोर्स बेस्ड डिजाइन है, एक डक्टिलिटी बेस्ड डिजाइन है। तो जो फर्स्ट अप्रोच है डायरेक्ट डिजाइन की, फर्स्ट अप्रोच है वो क्या है? फोर्स बेस्ड डिजाइन, ठीक है। तो इस फोर्स बेस्ड डिजाइन में हमारा जो मेन पैरामीटर होता है वो होता है फोर्स, ठीक है। जो मेन पैरामीटर फोर्स बेस्ड डिजाइन का है वो फोर्स है। सो whenever we use the force in force design approach, we are going to be sure that the component is having enough force capacity, ठीक है। जब भी हम ये फोर्स डिजाइन अप्रोच जो है वो यूज करते हैं तो हमें इस चीज की श्योरिटी होनी चाहिए कि जो कंपोनेंट है उसकी फोर्स कैपेसिटी इनफ होनी चाहिए। और इसी तरह दूसरी अप्रोच है डक्टिलिटी बेस्ड अप्रोच, ठीक है। और जो डक्टिलिटी, जो डायरेक्ट डिजाइन की बेसिकली दूसरी अप्रोच है, एक थी फोर्स बेस्ड डिजाइन, दूसरी डक्टिलिटी बेस्ड डिजाइन, ठीक है। अब डक्टिलिटी बेस्ड डिजाइन में हम जो है फोर्स यूज नहीं करते। फोर्स बेस्ड डिजाइन में हमारा मेन पैरामीटर क्या था? फोर्स। डक्टिलिटी जो बेस अप्रोच है इसमें जो हमारा मेन पैरामीटर है वो डिफॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे वी समटाइम्स अक्सर ये होता है कि वी आर नॉट कंसर्न विद द फोर्स, हमें अक्सर जो है ना फोर्स से कंसर्न नहीं होता, हमें किस चीज से कंसर्न होता है? वी आर कंसर्न विद द डिफॉर्मेशन, ठीक है।
और डिफॉर्मेशन कौन सी? इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस केस में जो डक्टिलिटी बेस्ड डिजाइन अप्रोच है, इस केस में वी आर कंसर्न विद डक्टिलिटी। ठीक है, so ductility based design approach में we are concerned with ductility, but in force based design approach we are concerned with force। अब ductility बेसिकली क्या है? डक्टिलिटी जो होती है अल्टीमेट डिफॉर्मेशन और यील्ड डिफॉर्मेशन की रेशियो है। अभी मैं पीछे वैसे बता भी चुका हूँ कि डक्टिलिटी है क्या, और अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ इट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट डिफॉर्मेशन टू यील्ड डिफॉर्मेशन। ठीक है, अल्टीमेट डिफॉर्मेशन और यील्ड डिफॉर्मेशन की रेशियो को हम कहते हैं डक्टिलिटी। और एक जनरली मैंने डक्टिलिटी अभी पीछे एक्सप्लेन भी की। तो यील्ड पॉइंट मैंने बताया था, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे मटेरियल की परमानेंट डिफॉर्मेशन जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो जाती है। यील्ड पॉइंट से पहले पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये होती है कि अगर स्ट्रक्चर जो है उसको मैं डिफॉर्म करता हूँ तो वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में वापस आ जाता है। उसमें अगर कोई स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बिफोर यील्ड पॉइंट, अगर उसकी मैं स्ट्रेस को रिलीव कर दूं, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है। लेकिन जो ही उस मटेरियल का या उस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका यील्ड पॉइंट अचीव हो जाए, फिर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता। अब वो परमानेंटली डिफॉर्म कर चुका होता है स्ट्रक्चर। सो डक्टिलिटी क्या है? रेशियो बिटवीन अल्टीमेट डिफॉर्मेशन टू यील्ड डिफॉर्मेशन। अब दूसरी जो हमारी मेन अप्रोच है जिससे हमारा कंसर्न है, पहली थी डायरेक्ट डिजाइन, दूसरी है कैपेसिटी डिजाइन। ठीक है, अब कैपेसिटी डिजाइन अप्रोच में बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज सम एलिमेंट्स एंड देन सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्स यूज करते हैं, देन हम उन्हें असाइन करते हैं, हम उन्हें बेसिकली इनइलास्टिक जो है अज्यूम करते हैं, और फिर उसमें हम जो है ना वो देन वी अलाउ हाई डिफॉर्मेशन कैपेसिटी फॉर सम एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के लिए हम जो है वो यूज करते हैं इनइलास्टिक, और कुछ एलिमेंट्स के लिए हम अलाउ करते हैं हाई डिफॉर्मेशन कैपेसिटी। ठीक है, सो मैंने ये बात की कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं उस कैपेसिटी डिजाइन अप्रोच में बेसिकली वी अलाउ देम टू बी इन इलास्टिक रेंज। ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू बी डिजाइन ऑन हाई फोर्स कैपेसिटी। ठीक है, और हाई फोर्स कैपेसिटी में हम जो एलिमेंट डिजाइन करते हैं वो बेस्ड ऑन फोर्स डिजाइन करते हैं, और हाई डिफॉर्मेशन कैपेसिटी में जो हम एलिमेंट डिजाइन करते हैं वो डिजाइन एलिमेंट बेस्ड ऑन डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये बेसिकली मेन फिलॉसफी है डिफरेंट साइज्मिक अप्रोचेस की। अब कैपेसिटी डिजाइन को जरा हम डिटेल में देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इज कैपेसिटी डिजाइन। अब कैपेसिटी डिजाइन जो है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं चेन की। ये एक चेन है जो डिफरेंट लिंक से मिलके बनी हुई है। ये एक लिंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे लिंक्स को जोड़ के आपस में बनाया। अगर सर्वे किया है तो सर्वे में जो चेनिंग आप करते हो वो डिफरेंट लिंक्स से मिलके बनी होती है। सो टेक एन एग्जांपल ऑफ चेन। ठीक है, अब चेन में क्या है, डिफरेंट सर्कल जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4, सर्कल 5, डिफरेंट सर्कल्स को क्या किया गया, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया। ठीक है, अब इनमें से एक सर्कल हम ले लेते हैं और हम कहते हैं कि ये डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है। एज्यूम करो कि ये जो सर्कल है ये वाला, ये एक डक्टाइल लिंक है। ठीक है, सर्कल ये जो ऊपर चेन है, चेन में लिंक्स जो है 1 2 3 4 5 लिंक्स। इसमें हमने एज्यूम कर लिया जो मिडल लिंक है वो डक्टाइल लिंक है, वो डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है, और बाकी लिंक्स जो है वो ब्रिटल मटेरियल के बने हैं। बाकी लिंक्स जो है ये वाला लिंक, ये वाला लिंक, ये वाला लिंक, ये वाला लिंक ब्रिटल लिंक है, और जो सेंटर वाला लिंक है वो डक्टाइल लिंक है। डक्टाइल लिंक से मुराद के समझ लो कि रबर का बना हुआ है, रबर डक्टाइल है। ठीक है, रबर है, फॉर एग्जांपल रबर है। ठीक है, जो डक्टाइल लिंक है इट इज मेड अप ऑफ रबर, और जो ब्रिटल लिंक्स है फॉर एग्जांपल वो वुड के। ठीक है, वो ब्रिटल लिंक्स हैं वो वुड के। अब जब आप फोर्स अप्लाई करते हो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे, जो फोर्स अप्लाई, ठीक है, हमारे केस में कंसीडर करो अर्थक्वेक की वजह से फोर्स है, इसको हम एज स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाएंगे एक एग्जांपल को। ठीक है, आप जब फोर्स अप्लाई होती है इस पे, ठीक है, अब क्योंकि देखो स्ट्रक्चर जो है उसको कंसीडर को इट इज अ चेन ऑफ सर्कल्स। जैसे ये है ना सर्कल, जो चेन है वो डिफरेंट सर्कल से मिलकर बनी हुई है, चेन ऑफ सर्कल जो है, इसी तरह स्ट्रक्चर के अज्यूम करो।
और फोर्स एज्यूम करो यहाँ पे जो अप्लाई हो रही है वो पुलिंग फोर्स है विच इज कॉज्ड ड्यू टू अर्थक्वेक। ठीक है, अब होगा क्या, जब आप ये फोर्स बढ़ाओगे F1 से, जब फोर्स F2 हो जाएगी, मतलब आप फोर्स बढ़ा रहे हो, F1 से फोर्स आपने बढ़ा दी, एक नई फोर्स आ गई F2, यानी F2 जो है वो ग्रेटर देन F1 है। पहले आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे, फिर आपने फोर्स बढ़ा दी, F1 से उसको F2 कर दिया, फोर्स को इंक्रीज किया। अब होगा क्या, इन जो डक्टाइल लिंक है इसके इसके साथ क्या होगा, ये इलोंगेट करेगा। इलोंगेट मतलब कि इसमें इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। ठीक है, इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है कि वो अब परमानेंट डिफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, जो ब्रिटल लिंक्स होंगे वो एज इट इज रहेंगे जिस तरह थे। अब ये जिस तरह लिंक था उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो एज इट इज है। जब फोर्स बढ़ाई, जो आपका ये जो डक्टाइल लिंक था ये क्या कर गया, ये डिफॉर्म कर गया, इसमें इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन आ गई। मैंने बताया था कि एक यील्ड पॉइंट जब अचीव हो जाता है फिर डिफॉर्मेशन इन इलास्टिक हो जाती है। यील्ड पॉइंट से पहले पहले जो डिफॉर्मेशन होती है इलास्टिक होती है। अब जब आपने फोर्स बढ़ाई, आप फोर्स बढ़ा रहे हो, तो आपका जो डक्टाइल लिंक है, ये जो सेंटर वाला लिंक है, ये क्या करेगा, इसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी। और जो आपके बाकी 4 लिंक्स थे जो ब्रिटल लिंक्स थे, ठीक है, वो एज इट इज रहेंगे जैसे थे। ठीक है, वो जो लिंक्स हैं बकाया, वो ना तो फ्रैक्चर होंगे ना ही ब्रेक होंगे। ठीक है, वो ब्रिटल लिंक्स थे। अच्छा, अब और फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो ब्रिटल लिंक्स होंगे दे वर्क विद देयर ओन कैपेसिटी, लेकिन जो टेक्टाइल लिंक होगा वो डिफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, स्टार्ट में क्या हुआ, आपकी फोर्स अप्लाई की, आहिस्ता आहिस्ता डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, जो आपके ब्रिटल लिंक्स थे वो एज इट इज रहे। जो ही फोर्स बढ़ाई आपने, जो आपका डक्टाइल लिंक था उसमें इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगी, और जो आपके ब्रिटल लिंक्स थे बेसिकली दे वर्क विद देयर ओन कैपेसिटी, लेकिन जो डक्टाइल लिंक था वो डिफॉर्म कर गया। सेम यही कंडीशन होती है स्ट्रक्चर के साथ, कोई भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेम यही फिनोमेना होता है उसके साथ। ठीक है, सो जो ब्रिटल लिंक्स हैं वो क्या है, हाई लोड कैपेसिटी मेंबर्स है, उनकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो हाई है। लेकिन जो टेक्टाइल लिंक्स हैं उनकी इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैपेसिटी हाई होती है। ठीक है, दो डिफरेंट चीजें हैं। ब्रिटल लिंक्स में क्या ज्यादा होता है, लोड कैपेसिटी हाई होती है मेंबर्स की। ठीक है, और लेकिन जो टेक्टाइल लिंक है इट हैज हाई इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैपेसिटी। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटी डिजाइन अप्रोच है, इसको इससे लिंक किया गया कि कैपेसिटी डिजाइन अप्रोच इट एम्प्लॉयज अ मिक्सचर ऑफ मेंबर्स। इसमें जो हम मेंबर्स लेते हैं उसमें मिक्सचर लेते हैं, हाई लोड कैपेसिटी एंड मेंबर्स विद हाई इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे कि चेन में 4 ये जो मेंबर थे ब्रिटल लिंक वाले, वो क्या थे, वो हाई लोड कैपेसिटी मेंबर्स थे। और सेंटर जो डक्टाइल लिंक था वो क्या था, वो हाई इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैपेसिटी थी उसकी। ठीक है, सिमिलरली जो स्ट्रक्चर में भी हम जो कैपेसिटी डिजाइन करते हुए जो हम मेंबर्स का मिक्सचर लेते हैं, वो कौन से मेंबर्स लेते हैं, जैसे ब्रिटल लिंक्स और डक्टाइल लिंक लिए चेन में इस तरह हम, और ब्रिटल लिंक क्या थे, हाई लोड कैपेसिटी लिंक्स थे। और जो डक्टाइल लिंक था वो कौन सा था, हाई इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैपेसिटी लिंक। इसी तरह कैपेसिटी डिजाइन में भी हम जो मिक्सचर ऑफ मेंबर्स लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं वो मिक्सचर लेते हैं, वो हाई लोड कैपेसिटी के भी लेते हैं और हाई इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन के भी लेते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय आइडेंटिफाइंग अ फेलियर मैकेनिज्म। अब फेलियर मैकेनिज्म से यहाँ पे क्या मुराद है, सपोज करो ये आपके पास एक बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी है, ये बीम है, ये नेक्स्ट फ्लोर की बीम, ठीक है, इस तरह ये ऊपर बीम, ये कॉलम है, यूं करके कॉलम आ रहा, ठीक है, सपोज इस तरह का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इस पे हमारे पास डिफरेंट फ्लोर्स हैं, डिफरेंट बीम्स हैं, डिफरेंट कॉलम है, ये कॉलम अलग, ये ऊपर वाले फ्लोर का कॉलम, ये कॉलम, ये बीम, ये बीम, ये बीम, ये बीम। ठीक है, मतलब ये कि जो हमने एक स्ट्रक्चर लिया, वो उसमें डिफरेंट फ्लोर्स हैं, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं। हमने क्या एज्यूम किया, मतलब लेट्स सपोज आप में से कोई डिजाइन कर रहा है, आप डिजाइनर हो, आप क्या कैपेसिटी डिजाइन में आप क्या एज्यूम करोगे कि जो फर्स्ट स्टोरी की बीम है ना, ये वाली, दिस वन, दिस वन, जो फर्स्ट स्टोरी की बीम है वो क्या करेगी, डिफॉर्म करेगी इन इलास्टिकली। जैसे चेन में आप ले रहे थे एक डक्टाइल लिंक, ठीक है, इस तरह आपने जो फर्स्ट स्टोरी की बीम है, आपने ये बेसिकली एज अ डिजाइनर, फॉर एग्जांपल यू वांट जो बीम है फर्स्ट स्टोरी की वो डिफॉर्म करे इन इलास्टिकली,
और जो कॉलम है फर्स्ट स्टोरी के वो भी डिफॉर्म करेंगे इनइलास्टिकली। ये कॉलम भी इनइलास्टिकली डिफॉर्म। ठीक है, ये चीज आप डिजाइन कर रहे हो तो आप क्या करोगे, 3 कॉलम डिजाइन करोगे। मतलब 3 कौन कौन से, ये 1 2 3 फर्स्ट स्टोरी की बात करो। आपने क्या किया, यू विल डिजाइन 3 कॉलम्स जो कि डक्टाइल होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, डक्टाइल होंगे। और ये जो बीम्स हैं 2 बीम्स, ठीक है, ये भी डक्टाइल होंगे। और ये जिस तरह डक्टाइल लिंक था ना चेन में, जिस तरह डक्टाइल लिंक था, इस तरह ये जो 2 बीम्स हैं और ये जो 3 कॉलम्स हैं, ये एज अ डक्टाइल लिंक की तरह बिहेव करेंगे। इनमें हाई इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन कैपेसिटी होगी इनकी। ठीक है, जैसे कि चेन की एग्जांपल में हमने लिया था। बल्कि लेकिन जो बाकी कॉलम्स होंगे, जो अपर फ्लोर है और बाकी जो कॉलम्स और बीम्स हैं, वो ब्रिटल लिंक्स की तरह होंगे। ठीक है, जिस तरह ये ब्रिटल लिंक है ना, जिस तरह चेन थी, चेन के 5 लिंक्स मैंने एग्जांपल दी, उसमें से जो एक लिंक था वो डक्टाइल लिंक था और बाकी 4 लिंक्स थे ब्रिटल लिंक। सिमिलरली कैपेसिटी डिजाइन करते हुए आप क्या करोगे, कुछ मेंबर्स को एज अ डक्टाइल लिंक कंसीडर करोगे और बाकी मेंबर्स को एज अ ब्रिटल लिंक कंसीडर करोगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टोरी है उसकी जो 2 बीम्स हैं, ठीक है, ये और 3 कॉलम्स, इसको आप डिजाइन कर रहे हो एज अ डक्टाइल मेंबर। ठीक है, और बाकी जितने भी ऊपर कॉलम बीम्स हैं इनको आप डिजाइन करोगे एज अ ब्रिटल मेंबर्स, जैसे कि ब्रिटल लिंक्स। ठीक है, तो ये जो आपका नीचे वाला पोर्शन होगा फर्स्ट स्टोरी का, जिसमें ये 2 बीम्स हैं और ये 3 कॉलम्स हैं, ठीक है, इनमें जो बिहेवियर होगा वो इन इलास्टिक बिहेवियर होगा, जिस तरह डक्टाइल लिंक का बिहेवियर था इन इलास्टिक। और जो आपके ऊपर वाले मेंबर्स होंगे बकाया, उनका जो बिहेवियर होगा वो इलास्टिक बिहेवियर होगा। ठीक है, तो ये होता है कैपेसिटी डिजाइन। इसमें आप मिक्सचर ऑफ मेंबर्स लेते हो, जिस तरह फर्स्ट स्टोरी के मेंबर्स आपने लिए, इलास्टिक बेसिकली बिहेवियर है उन मेंबर्स का, इन इलास्टिक बिहेवियर है मेंबर्स का, और बकाया जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो क्या है, इलास्टिक बिहेवियर। तो ये बेसिकली कैपेसिटी डिजाइन की फिलॉसफी है जो आप कैपेसिटी डिजाइन करते हुए करते हो। अच्छा, उसके बाद आता है डायाफ्राम। अब डायाफ्राम बेसिकली इधर से अच्छा है फिगर पे आ जाओ। डायाफ्राम एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट को कहते हैं जो कि लेटरल लोड को, ये लेटरल लोड है, ये ऊपर जो स्लैब है ना, इस स्लैब को मैं डायाफ्राम कहूंगा। ये जो ऊपर स्लैब है, टॉप मोस्ट स्लैब, इसको डायाफ्राम कहते हैं। ठीक है, सो डायाफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि इस लेटरल लोड को, ये जो लेटरल लोड है, इसको ट्रांसमिट करता है टू वर्टिकल रेजिस्टिंग एलिमेंट्स। ये जो वर्टिकल एलिमेंट है, ये जो वॉल प्रोवाइड की गई है ना वर्टिकली, इसको कहते हैं शियर वॉल। तो ये इस लेटरल लोड को ट्रांसमिट करता है इस जो वर्टिकल रेजिस्टिंग एलिमेंट है इस पे, फिर ये इसको फर्दर नीचे शिफ्ट करके फाउंडेशन पे इसका शिफ्टिंग होती है लोड की। सो डायाफ्राम को मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि एक स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि लेटरल लोड को ट्रांसमिट करता है। लेटरल लोड किस वजह से हो सकता है, अर्थक्वेक की वजह से, विंड की वजह से। ठीक है, ये जो अर्थक्वेक की वजह से जो लोड इसमें आएगा, लेटरल लोड होगा, ठीक है, विंड की वजह से, इस लोड को वो शिफ्ट करता है टू वर्टिकल रेजिस्टिंग एलिमेंट। इसका काम ये है इस डायाफ्राम का, इस लोड को शिफ्ट कर देना इस वर्टिकल रेजिस्टिंग एलिमेंट जो भी स्ट्रक्चर का है। तो ये जो रेजिस्टिंग एलिमेंट है इसको हम कहते हैं शियर वॉल। शियर बेसिकली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए शियर वॉल प्रोवाइड की जाती है, और ये वहां प्रोवाइड की जाती है जहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, उस जोन में, उन बिल्डिंग में प्रोवाइड की जाती है। शियर वॉल को हम देखते हैं आगे। तो बेसिकली डायाफ्राम क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, ये हॉरिजॉन्टल है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये लाजमी नहीं है हॉरिजॉन्टल हो, ये स्लोप भी हो सकता है, इसकी स्लोप भी हो सकती है, जैसे कि ये यहाँ पे ये स्लोप डायाफ्राम है, इसकी स्लोप है, तो इसको हम स्लोप डायाफ्राम कहेंगे। ये फ्लैट है तो इसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल डायाफ्राम। तो डायाफ्राम हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, स्लोप भी हो सकता है। ठीक है, ये गैबल रूफ है, ये स्लोप रूफ को कहते हैं गैबल रूफ, GABL, गैबल रूफ। ठीक है, गैबल रूफ के केस में ये जो सामने, इसके अलावा कंक्रीट रैंप, जो पार्किंग गैराज होते हैं, पार्किंग गैराजेस में जो कंक्रीट रैंप्स होते हैं,
ठीक है, वो भी डायफ्राम की स्लोप डायफ्राम की एग्जांपल है। ठीक है, तो याद रखना है डायफ्राम हम उस स्ट्रक्चर को कहेंगे हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है इंक्लाइन पे, जब वो ग्रेविटी, एक और इसकी डेफिनेशन ये है कि एनी स्ट्रक्चर जो कि ग्रेविटी लोड के साथ साथ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी रेजिस्ट करे। कोई भी स्लैब है ना, जो ऊपर स्लैब डलती है, उसको डायफ्राम उस वक्त कहेंगे जब वो लेटरल लोड के, जब वो ग्रेविटी लोड के साथ साथ लेटरल लोड को भी रेजिस्ट करेगी। फ्लोर या स्लैब, उसको डायफ्राम उस वक्त कहते हैं जब वो ग्रेविटी लोड, तो वो रेजिस्ट करती ही करती है। ग्रेविटी लोड बेसिकली, ग्रेविटी लोड में डेड लोड भी आ जाता है, लाइव लोड भी आ जाता है, ठीक है, परमानेंट लोड भी आ जाता है। परमानेंट लोड क्या होता है? सेल्फ वेट, ये स्ट्रक्चर का अपना जो वेट है, ये जो वॉल्स हैं, मेसनरी वॉल्स हैं, इनका जो वेट है, ठीक है, फ्लोर जो है उसका जो वेट है, कवरिंग है, ठीक है, ये डेड लोड है। लाइव लोड क्या होता है? जो लेट्स सपोज यहाँ पे जितने लोग होंगे, खड़े होंगे, जो मूव कर रहे होंगे, वो लाइव लोड है। जो लोड चेंज होता रहता है वो लाइव लोड होता है। ठीक है, तो ग्रेविटी लोड में सेल्फ वेट आता है स्ट्रक्चर का, मेसनरी वॉल्स आती हैं, फ्लोर आती है, फ्लोर कवरिंग आती है, कार्स, फर्नीचर, पीपल, एवरीथिंग। ठीक है, अगर ग्रेविटी लोड, तो वैसे ही वो स्ट्रक्चर, वो स्लैब रेजिस्ट करती ही करती है। अगर ग्रेविटी लोड के साथ साथ लेटरल लोड भी अगर कोई स्ट्रक्चर रेजिस्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं डायाफ्राम। तो स्लैब इज नोन एज डायाफ्राम व्हेन इट आल्सो रेजिस्ट लेटरल लोड। और लेटरल लोड किस वजह से पैदा हो रहा है? अर्थक्वेक की वजह से पैदा हो रहा है, स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड की वजह से पैदा हो रहा है। समझ लो वही स्लैब या फ्लोर डायफ्राम ही है, लेकिन डायफ्राम की जो टेक्निकल एग्जांपल है, डेफिनेशन है, वो ये है कि ग्रेविटी लोड के साथ साथ वो जो स्ट्रक्चर लेटरल लोड भी रेजिस्ट करे, उसको हम कहेंगे डायफ्राम। तो लेटरल लोड होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, ड्यू टू अर्थक्वेक की वजह से लेटरल लोड ये जो शो है। और ग्रेविटी लोड मैंने बता दिया, सेल्फ वेट है, मेसनरी वॉल है, फ्लोर है, कवरिंग, कार्स, फर्नीचर, पीपल, एक्सेट्रा। ठीक है, तो डायाफ्राम हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है। इंक्लाइंड की मैंने भी एग्जांपल आपको दिखाई, ये इंक्लाइंड का केस है, ये इंक्लाइंड डायाफ्राम, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये टॉप मोस्ट जो स्लैब होगी इसको हम कहेंगे रूफ डायाफ्राम। ठीक है, ये यहाँ पे जो होगी नीचे वाली, इससे निचले फ्लोर पे, उसको कहेंगे फ्लोर डायाफ्राम। ठीक है, ये शियर वॉल है, शियर वॉल हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट करती है, वर्टिकल वॉल होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये नीचे फाउंडेशन है। ठीक है, तो स्लैब ही डायाफ्राम है, लेकिन डायाफ्राम की टेक्निकल डेफिनेशन है ये है कि जब वो स्लैब जो ग्रेविटी लोड को रेजिस्ट कर रही है, वो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को भी रेजिस्ट करे, लेटरल फोर्सेस को भी रेजिस्ट करे, तो उसी स्लैब को, उसी फ्लोर को हम क्या कहेंगे? डायाफ्राम कहेंगे। ठीक है, रूफ को या फ्लोर को, ठीक है, उस स्लैब को हम डायाफ्राम कहेंगे। तो ये था डायाफ्राम। डायाफ्राम का बेसिक पर्पस क्या है? टू बेसिक पर्पस ऑफ डायाफ्राम इज टू रेजिस्ट लेटरल फोर्स, लेटरल लोड। ठीक है, ग्रेविटी लोड तो करेगी करेगी ना रेजिस्ट, जो भी सेल्फ वेट है उसका, स्ट्रक्चर का, उसको तो रेजिस्ट करना ही करना है। ठीक है, जो वेट ऊपर से आएगा उसको रेजिस्ट करेगी, जो फ्लोर का वेट है, जो मेसनरी वॉल्स हैं अगर उनका वेट है, पीपल, कार्स, अगर फर्नीचर, ठीक है, लेट्स सपोज ऊपर पार्किंग है, ये पार्किंग एरिया है ऊपर, ठीक है, ऊपर यहाँ कार्स खड़ी हैं, वो लोड सारा ये रेजिस्ट करेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो स्लैब, अगर वो रूफ, अगर वो फ्लोर लेटरल लोड को भी रेजिस्ट करेगा, तो उसको हम कहेंगे डायाफ्राम। नेक्स्ट है बॉन्ड बीम। ठीक है, बॉन्ड बीम, व्हाट इज बॉन्ड बीम? बॉन्ड बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है, बीम होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। तो बॉन्ड बीम इसे क्यों कहते हैं? पहली बात ये कि बॉन्ड बीम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है। ज्यादातर ये कहाँ पे होता है? बेसिकली मेसनरी वॉल का एम्बेडेड पार्ट होता है। एक मेसनरी वॉल है ना, ये वॉल है, उसमें ये एम्बेड किया जाता है, ये बीच में करके मेसनरी वॉल के ऊपर यूं एम्बेड किया जाता है, तो जो मेसनरी वॉल असेंबली है उसके ऊपर। ठीक है, बॉन्ड बीम ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ देती है वॉल को। ये प्रोवाइड क्यों की जाती है वॉल्स को? ये जो वॉल है, इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ देने के लिए हम बीच में क्या करते हैं? इंटरमीडिएट लेवल पे या किसी लेवल पे हम, या टॉप मोस्ट लेवल पे हम बॉन्ड बीम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, वॉल, मेसनरी वॉल के ऊपर हम बॉन्ड बीम प्रोवाइड करते हैं। वो क्या करती है? इट इम्पोर्ट्स
इट गिव हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ टू वॉल, इस वॉल को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ देती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इस वॉल को जो है ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इस बॉन्ड बीम के अंदर वही बेसिकली स्टील रिइंफोर्समेंट जो है इनकेस की जाती है, वो या तो कंक्रीट के अंदर की जाती है या ग्राउट के अंदर। ग्राउट और कंक्रीट में फर्क ये है कि कंक्रीट सैंड सीमेंट और वाटर का मिक्सचर है, ग्राउट ग्राउट में सीमेंट सैंड और वाटर होता है, थिकर फ्लूइड होता है सीमेंट सैंड और वाटर का। कंक्रीट में एग्रीगेट भी होता है, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। ठीक है, जो ग्राउट है, ग्राउट में कोर्स एग्रीगेट नहीं होता। तो जो ग्राउट है, ग्राउट इज मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड वाटर। तो ये जो रीइंफोर्समेंट बॉन्ड बीम में प्रोवाइड की जाती है, रीइंफोर्समेंट या तो ग्राउटिंग की जाती है, उसमें रीइंफोर्समेंट दी जाती है, या फिर यहाँ पे कंक्रीट होती है, ठीक है। और बेसिकली जो फ्री स्टैंडिंग वॉल होती है उसके टॉप पे बॉन्ड बीम प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे तो इंटरमीडिएट लेवल पे प्रोवाइड की गई है ना, जो फ्री स्टैंडिंग वॉल है उसके टॉप पे करके बॉन्ड बीम प्रोवाइड की जाती है नॉर्मली, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली यूज जो होती हैं कंस्ट्रक्शन में, कंक्रीट मेसनरी यूनिट होती हैं जिसमें बॉन्ड बीम प्रोवाइड की जाती है, यानी कंक्रीट ब्रिक्स, कंक्रीट की जो ब्रिक्स बनी होती हैं। लेकिन दूसरी ब्रिक्स में भी ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि कंक्रीट मेसनरी यूनिट्स में ही बॉन्ड बीम प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा मैंने बताया कि इंटरमीडिएट बॉन्ड बीम्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे ये इंटरमीडिएट लेवल पे प्रोवाइड की गई। तो जो इंटरमीडिएट बॉन्ड बीम्स है वो जहाँ पे साइज्मिक जोन है, हाई साइज्मिक जोन जहाँ अर्थक्वेक ज्यादा आता है, तो वहां पे जो है ना इंटरमीडिएट बॉन्ड बीम जो है ना ज्यादातर रिक्वायर होती हैं हमें, ताकि वॉल को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ मिल सके, क्योंकि अर्थक्वेक ने तो लेटरल फोर्स एक्सर्ट करनी है ना वॉल पे। तो लिटरली वॉल को स्ट्रेंथ देने के लिए बॉन्ड बीम प्रोवाइड की जाती है, और ये हाई साइज्मिक जोन्स में प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे साइज्मिक एक्टिविटी ज्यादा है, जहाँ पे अर्थक्वेक का फिनोमेना ज्यादा है। सो जो इंटरमीडिएट बॉन्ड बीम्स हैं दे आर ऑफन रिक्वायर्ड इन हाई साइज्मिक डिजाइन कैटेगरीज, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ पे साइज्मिक एक्टिविटीज हैं, जहाँ पे वॉल को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ चाहिए, वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, मतलब बॉन्ड बीम। और नॉर्मली ये प्रोवाइड की जाती है मेसनरी ब्रिक्स में, कंक्रीट ब्रिक्स में, कंक्रीट मेसनरी यूनिट में। लेकिन लाजमी नहीं है, आप दूसरी ब्रिक्स में भी आप जो है ना मेसनरी ब्रिक्स में भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। जो ब्रिक्स हैं उनमें भी प्रोवाइड कर सकते हो, कंक्रीट ब्रिक्स के अलावा भी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो बॉन्ड बीम का सिंपल पर्पस क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ देना वॉल को, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से लेटरल फोर्सेस पैदा होनी है, ठीक है। तो लेटरल फोर्सेस को रेजिस्ट करना, क्योंकि अगर डायरेक्टली आप वॉल प्रोवाइड कर दोगे तो वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकेगी। तो बॉन्ड बीम क्या करेगी? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल जो है वो क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी वॉल को। तो ये इंटरमीडिएट लेवल पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, टॉप मोस्ट लेवल पे भी प्रोवाइड करते हैं। मैंने बताया फ्री स्टैंडिंग वॉल में जो नॉर्मली प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इस तरह ऐसे ब्रिक, जिस तरह ब्रिक वर्क होता है ना, वॉल होती है ब्रिक की, बीच में करके बॉन्ड बीम उस वॉल के प्रोवाइड करते हैं, फिर ऊपर ब्रिक वर्क करते हैं, फिर बॉन्ड बीम देते हैं। पर्पस यही है, टू इम्पार्ट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथ टू वॉल। इसके बाद नेक्स्ट चीज है कलेक्टर्स एंड टाइज। अब कलेक्टर और टाइज में क्या फर्क है? अब जो कलेक्टर्स होते हैं ये तब चाहिए होते हैं जब जो शेयर वॉल है, मतलब एक इंडिविजुअल शेयर वॉल है, ये शेयर वॉल प्रोवाइड की गई है, ये मैंने बताया था वर्टिकल वॉल होती है जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स को रेजिस्ट करती है, शेयर वॉल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स को वर्टिकल वॉल जो रेजिस्ट करती है, इसको आगे डिटेल में भी देखते हैं। सो कलेक्टर उस वक्त चाहिए होते हैं जब जो एक इंडिविजुअल शेयर वॉल विच इज इमीडिएटली बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम क्या है इस केस में? ये डायाफ्राम, ये ऊपर वाला जो स्लैब है ये डायाफ्राम। क्यों? क्योंकि ये अर्थक्वेक की वजह से ग्रेविटी लोड के साथ साथ लेटरल लोड को भी रेजिस्ट कर रही है, ये शेयर वॉल। मैं बता रहा था कलेक्टर्स आर नीडेड व्हेन एन इंडिविजुअल शेयर वॉल, ये जो इंडिविजुअल शेयर वॉल है, ठीक है, इट इमीडिएटली बिलो द डायाफ्राम इज नॉट कॉन्टिन्यूस। अब ये शेयर वॉल देखो कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये शेयर वॉल यूं कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। डायाफ्राम के बिलो ये शेयर वॉल कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। जब ये शेयर वॉल कॉन्टिन्यूस प्रोवाइड भी नहीं करते, ठीक है, जब ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती बिलो द डायाफ्राम, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? हम कलेक्टर और टाइज प्रोवाइड करते हैं। ये जो डॉटेड लाइन नहीं है,
ये बेसिकली बीम है, कलेक्टर और टाई बीम होती है। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने जो प्रोवाइड की हुई है, ये कलेक्टर या टाई बोलते हैं, कलेक्टर बीम और टाई बीम। तो ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, ये हमने कलेक्टर बीम प्रोवाइड की है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन मैंने बताया कि जब आपकी जो शीयर वॉल है डायफ्राम के नीचे, वो अगर कॉन्टिन्यूस नहीं होगी तो हमें क्या होगा, हमें अलोंग द डायफ्राम बाउंड्री जो है ना वो कलेक्टर या टाइज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। और अक्सर ये होता है कि शीयर वॉल में हमें ओपनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है विंडोज़ के लिए। ठीक है, तो उस तरह लोड वो डायफ्राम से डायरेक्टली कलेक्ट जो है ना, वो लोड जो है सिमेट्रिक लोड नहीं आता, उस पर लोड कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम टाई और कलेक्टर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो कलेक्टर्स को जो है टाइज भी बोलते हैं, कलेक्टर को टाई भी बोलते हैं, कलेक्टर और टाई भी, कलेक्टर को टाई भी बोलते हैं और ड्रैग स्ट्रट भी बोलते हैं, ड्रैग स्ट्रट। ठीक है, ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना, ये आपने कलेक्टर या टाई बीम प्रोवाइड की हुई है। ये शेयर वॉल है, ये डायाफ्राम। तो अक्सर ओपनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है शेयर वॉल पे, और ये इमीडिएटली मतलब ये शेयर वॉल जो डायफ्राम के नीचे कॉन्टिन्यूस नहीं होती। तो बेसिकली काम क्या होता है कलेक्टर का, अब ये जो डायफ्राम है, ये टॉप पे डायफ्राम है, ये शेयर वॉल है, और ये जो है आपकी, ये आपकी जो है कलेक्टर है या टाई है। तो शेयर फोर्स क्या होती है, डायफ्राम से कलेक्टर मेंबर पे एक्ट होती है। कलेक्टर क्या करता है, ये कलेक्टर क्या करता है, ये ड्रैग करता है उस फोर्स को बैक टुवर्ड स्ट्रक्चर वॉल। ये जो ऊपर यहाँ पे फोर्स आती है, वो फोर्स कलेक्टर पे जो फोर्स एग्जर्ट होगी डायफ्राम से, कलेक्टर क्या करेगा, उसको फोर्स करेगा टुवर्ड्स स्ट्रक्चर वॉल। ये शेयर वॉल है, स्ट्रक्चरल वॉल जो उसको शेयर वॉल की तरफ दोबारा फोर्स करेगा। ठीक है, ये पर्पस है टाई या कलेक्टर का। उसके बाद हम आते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, वर्टिकल स्ट्रक्चर बेसिकली रेजिस्ट करते हैं फोर्सेस को विच आर ट्रांसफर्ड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। अब जैसे कि पीछे मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर क्या है, डायाफ्राम, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर, ये क्या है, वर्टिकल स्ट्रक्चर। सो जो फोर्सेस ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं उनको रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर की वजह से जो फोर्सेस आती हैं उस फोर्सेस को, क्योंकि देखो फोर्स अप्लाई हुई, फोर्स, ये मकसद क्या है ये फ्रेम स्ट्रक्चर बनाने का, स्लैब से लोड आए बीम पे, बीम से कॉलम पे, कॉलम से नीचे फाउंडेशन पे, लोड डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो लोड डायफ्राम से आ रहा है वो लोड कौन कैरी करेगा, ये वर्टिकल स्ट्रक्चर कैरी करेगा। अब ये वर्टिकल स्ट्रक्चर तीन तरह के हो सकते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर से जो फोर्सेस ट्रांसफर होती हैं वो किस पे ट्रांसफर होती हैं, वो वर्टिकल स्ट्रक्चर पे ट्रांसफर होती है। ठीक है, फिर वर्टिकल क्या करता है, उनको नीचे ट्रांसफर करता है कॉलम्स को या डायगोनल ब्रेसिस को, और फिर फाउंडेशन को, अल्टीमेटली एंड पे फाउंडेशन को ट्रांसफर हो जाता है। अब तीन तरह की वर्टिकल स्ट्रक्चर होते हैं, एक की मैंने अभी पीछे भी बात की, शेयर वॉल। इस तरह के तीन होते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर्स, शेयर वॉल्स, ब्रेस फ्रेम्स और मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स। ठीक है, अब हर बिल्डिंग में इन तीनों में से कोई ना कोई एक बिल्डिंग की नीड होती है, कोई ना कोई एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ना एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और सम टाइम्स मल्टीपल भी किए जाते हैं, मतलब सम टाइम शेयर वॉल और ब्रेस फ्रेम भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं, सम टाइम मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम और ब्रेस फ्रेम भी प्रोवाइड, मिक्सचर भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन एक इनमें से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब ये किस तरह लोड को रेजिस्ट करते हैं ये वर्टिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि शेयर वॉल है, ब्रेस फ्रेम है, मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, ये जो अप्लाइड लोड है उसको किस तरह रेजिस्ट करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। अब वो अप्लाइड लोड अर्थक्वेक मोशन की वजह से भी हो सकता है या विंड की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि लिटरल फोर्सेस कॉज होती है या तो विंड की वजह से या अर्थक्वेक
मोशन, जो साइज्मिक मोशन है इसकी वजह से। ठीक है, तो अब ये किस तरह रेजिस्ट करती है इसको देखते हैं। ठीक है, 3 तरह के मैंने स्ट्रक्चर बताए। ये जो है शेयर वॉल है, ये दिस वन इज शेयर वॉल। ये आपका ब्रेस फ्रेम है, इसमें ये ब्रेसिंग इसको कहते हैं, ये जो डायगोनल मेंबर्स हैं ये ब्रेसिंग प्रोवाइड हुई है। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेस फ्रेम, और ये मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। ठीक है, 3 तरह के वर्टिकल स्ट्रक्चर है, शेयर वॉल, ब्रेस फ्रेम, या तो बिल्डिंग बनती है वो इस क्राइटेरिया पे बनती है, शेयर वॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं, या बिल्डिंग जो बनती है उसमें ब्रेस फ्रेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, या बिल्डिंग में मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रक्चर 3 तरह के होते हैं, जो कि ऊपर जो डायाफ्राम का लोड है या ऊपर जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर का लोड है उसको कैरी करती है और उसको रेजिस्ट करती है। ठीक है, अब तीनों के अपने कॉन्स एंड प्रोज हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस हैं, किसके एडवांटेजेस हैं, मतलब तीनों की अपनी अपनी एक जो है वर्थ है, तीनों की किस हालात में क्या प्रोवाइड करना है ये एक डिजाइनर डिसाइड करता है। उस पर थोड़ी बात करते हैं। ये अगली स्लाइड्स में जो चीजें भी बताने लगा हूँ वो वही मेंशन है, तीनों फ्रेम्स की जो है ना डिस्क्रिप्शन जो है अगली स्लाइड्स में गिवन है। मूवमेंट फ्रेम, ब्रेस फ्रेम, शेयर वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इन तीनों के डिफरेंस, तो बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है। जो ब्रेस फ्रेम होते हैं ना ये वाले, इनमें ट्रस सिस्टम यूज होता है, ये ट्रस सिस्टम, ट्रस टाइप सिस्टम यूज होता है, और ये सबसे ज्यादा स्टिफ होते हैं और सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा एफिशिएंट और सबसे ज्यादा स्टिफनेस ब्रेस फ्रेम्स की होती है। जो शेयर वॉल्स हैं इनमें भी स्टिफनेस होती है, लेकिन इनमें मटेरियल बहुत ज्यादा यूज होता है। शेयर वॉल बनाने के लिए सॉलिड मटेरियल है ना, मटेरियल बहुत ज्यादा खर्च होता है, एक्सपेंसिव है। ठीक है, स्टिफ ये भी है, ये सबसे ज्यादा स्टिफ है और एफिशिएंट है। स्टिफ ये भी है, ठीक है, लेकिन इसमें मटेरियल बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। तो एक चीज याद रखना कि स्टिफर होना सिर्फ जो है ना वो अच्छा नहीं होता कि सिर्फ जो आप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हो वो स्टिफ हो, बहुत से और भी फैक्टर हैं जिनको देखा जाता है। ठीक है, तो स्टिफर इज नॉट ऑलवेज बेटर। स्टिफ मटेरियल जो होता है उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि हमें स्टिफनेस चाहिए होती है, मतलब एक बिल्डिंग बहुत ज्यादा टॉल है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी है, अगर वो स्टिफ नहीं होगी तो उसमें मोशन होगी ज्यादा, जो कि कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो स्टिफनेस चाहिए, क्राइटेरिया है स्टिफनेस सिर्फ, लेकिन स्टिफनेस ही सिर्फ नहीं चाहिए होती, और भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। एक टॉलर बिल्डिंग में स्टिफनेस नहीं होगी तो वाइब्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, वाइब्रेशन ज्यादा होगी तो वो कंफर्टेबल नहीं है, अर्थक्वेक की वजह से जब वो वाइब्रेट करेगी पूरी बिल्डिंग भी हिलेगी। तो स्टिफर अगर वो ज्यादा होगी तभी उसमें वाइब्रेशंस कम होंगे। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर एलिमेंट स्टिफ नहीं होंगे तो उनमें वाइब्रेशन ज्यादा होगी, ये एक चीज होती है। तो स्टिफनेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर केस में स्टिफनेस मतलब सिर्फ स्टिफनेस नहीं देखनी चाहिए। स्टिफनेस अगर लेट्स सपोज स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं वो इतने स्टिफ नहीं है, तो मैंने बताया कि उनमें डिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा होगी। तो इन तीनों में से फ्रेम में से सिलेक्ट अगर करना हो अमंग 3, तो सिर्फ स्टिफनेस एक फैक्टर नहीं है जिसको हम कंसीडर करेंगे। इसके अलावा भी हम जो फैक्टर कंसीडर करते हैं वो स्ट्रेंथ देखते हैं। स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, एस्थेटिक्स, एस्थेटिकली मतलब प्यारा कौन सा लग रहा है, फंक्शनैलिटी भी देखते हैं, कॉस्ट भी देखते हैं। ये भी देखना होता है कॉस्ट किसमें कम लगे। स्टिफनेस प्लस स्ट्रेंथ प्लस एस्थेटिक प्लस फंक्शनैलिटी प्लस कॉस्ट। ठीक है, और इन पांचों को देख के फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा हमें चाहिए, कौन सा हम वर्टिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। सिर्फ स्टिफनेस बेस पे नहीं, अगर स्टिफनेस बेस पे देखा जाए तो ब्रेस फ्रेम सबसे ज्यादा स्टिफ है। ठीक है, शेयर वॉल भी स्टिफ है, लेकिन शेयर वॉल में मटेरियल बहुत ज्यादा लगता है। तो अब इन दोनों में से आप कॉस्ट भी देखोगे ना, तो कॉस्ट ऑब्वियसली ब्रेस फ्रेम में कम लग रही है तो आप ब्रेस फ्रेम सेलेक्ट करो। तो सिर्फ स्टिफनेस नहीं देखनी होती डिजाइन करते हुए, स्ट्रेंथ भी देखनी होती है, एस्थेटिक्स भी देखनी होती है,
फंक्शनैलिटी भी देखनी होती है, कॉस्ट भी, ये डिफरेंट फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं जो मैंने फैक्टर्स बताए। ठीक है, इसकी बेस पे सिलेक्ट किया जाता है कि कौन सा वर्टिकल स्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये याद रखना है, सिर्फ स्टिफनेस फैक्टर नहीं कंसीडर किया जाता। अब जो मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है, इनका एक फायदा ये भी है कि आप इसमें ये अलाउ करते हैं कि आप इसमें विंडोज एक्सटीरियर साइड पे प्रोवाइड कर सकते हो। इधर एक्सटीरियर साइड पे अगर आप यहाँ पे वॉल प्रोवाइड करो और साथ विंडोज प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम का एक एडवांटेज है कि बहुत ज्यादा ओपन स्पेस होती है विंडोज के लिए, आप विंडोज प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ शेयर वॉल में विंडो प्रोवाइड नहीं कर सकते आप एक्सटीरियर साइड पे। ठीक है, तो मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम का एक स्टिफर नहीं है उनके मुकाबले में कंपैरेटिवली, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है क्योंकि डिफरेंट चीजों पैरामीटर्स को देख के डिजाइन करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा ओपन स्पेस प्रोवाइड करता है विंडोज के लिए, है ये सबसे लीस्ट स्टिफ इन तीनों में से, लेकिन दूसरी चीजों के लिए ये यूजफुल है, कॉस्ट के लिहाज से, एस्थेटिक्स के लिहाज से, फॉर ओपन फंक्शनैलिटी के लिहाज से। ठीक है, क्योंकि शेयर वॉल्स कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता विंडोज के लिए, आप शेयर वॉल्स प्रोवाइड करते हो, आप एक्सटीरियर साइड पे विंडोज नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो स्ट्रक्चर बंद रहता है। ठीक है, लेकिन शेयर वॉल जो है इंटीरियर बिल्डिंग का उसको स्टिफ करता है, स्टिफनेस ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्राइटेरिया जो है ऑप्ट करने के लिए वर्टिकल स्ट्रक्चर वो मैंने बता दिया। वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो स्टिफनेस पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, वो फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करता है, वो कॉस्ट पे डिपेंड करता है, वो एस्थेटिक्स पे डिपेंड करता है। ये 5 क्राइटेरिया हैं, इन पे जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा आपने ऑप्ट करना है वर्टिकल स्ट्रक्चर। तो सिर्फ स्टिफनेस नहीं देखेंगे, अगर स्टिफनेस की बात हो तो ब्रेस फ्रेम की स्टिफनेस सबसे ज़्यादा है, शेयर वॉल की स्टिफनेस भी अच्छी है, लेकिन ब्रेस फ्रेम और शेयर वॉल में अगर फ़र्क देखा जाए तो शेयर वॉल एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज होता है, और इन तीनों में से लेस स्टिफ जो है वो मूवमेंट फ्रेम है। लेकिन मूवमेंट फ्रेम का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा आपको प्रोवाइड मिलती है विंडोज़ के लिए एक्सटीरियर साइड पे प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन शेयर वॉल्स के केस में एक्सटीरियर साइड पे आप विंडो प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, सो इट इज नॉट जस्ट स्टिफनेस टू पिक डिफरेंट सिस्टम, इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया 5 में बता चुका हूँ। सबसे पहला स्टील मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम था ना, नॉलेज के लिए बता रहा, फर्स्ट वन, ये जो स्टील रेजिस्टिंग मूवमेंट फ्रेम था, तो सबसे पहले जो है अर्ली बिल्डिंग में जो सबसे पहले वो वेन राइट बिल्डिंग थी सेंट लुइस में, जो कि 1891 में बनी थी, उसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो यूज हुआ था स्टील मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम का इन 1891। ठीक है, और इसको वेन राइट ने बनाया था, वेन राइट बिल्डिंग कहते हैं इसको। ठीक है, और ये है बेसिकली सेंट लुइस में, सेंट लुइस जो है मिजूरी, मिजूरी का सिटी है, मिजूरी स्टेट है अमेरिका की। तो अमेरिकन स्टेट है मिजूरी, मिजूरी का सिटी है सेंट लुइस। तो सेंट लुइस में सबसे पहली बिल्डिंग बनी थी स्टील मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम की 1891। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वो फिगर नहीं शो हो रही मुझे, वरना मैं आपको दिखाता। आपके पास जो स्लाइड्स होंगी ना उसमें वो स्टील मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम सामने नजर आ रहा होगा, ये फ्रेम है। ठीक है, उस बिल्डिंग में स्टील मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम यूज हुए थे। वो स्लाइड अभी यहाँ पे पता नहीं कहाँ चली गई, तो वो आप जब देखोगे वो स्लाइड उसमें ऐड होगी, जो मैं अपडेटेड स्लाइड भेजूंगा आपको स्लाइड्स, तो उसमें आप देखना कि उस बिल्डिंग का जो आउटर स्किन है ना बिल्डिंग का, वो रिमूव करके वो पिक्चर बेसिकली वहाँ पे मैंने पेस्ट की है। तो वो मतलब जो पिक्चर वहाँ पे यूज हुई है, पेस्टेड है, वो आउटर स्किन उसका हटा हुआ है, तो उसमें आप स्टील कॉलम्स और बीम्स क्लियरली देख सकते हो। तो वो फर्स्ट स्टील मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बिल्डिंग थी जो कि 1891 में बनी थी। ठीक है, तो वहाँ से फिर बेसिकली जो मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स जो था, वन ऑफ द फर्स्ट जो था वो था। उसके बाद स्काई स्क्रैपर का जो कॉन्सेप्ट था, जो हाई राइज बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर कहते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स को, तो स्काई स्क्रैपर का कॉन्सेप्ट था वो 1900 में फिर शुरू हुआ, 1900 में। उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के बाद 1900 में जो है ना कंपटीशन शुरू हो गया
डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान स्काई स्क्रैपर्स बनाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट में ये न्यूयॉर्क और शिकागो के दरमियान जो है ना कंपटीशन शुरू हो गया कि कौन सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाएगा। 1900 के स्टार्ट की बात है। न्यूयॉर्क और शिकागो के दरमियान बेसिकली दे बोथ ट्राइंग टू गेट द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर उसके साथ वक्त गुजरता गया, एडवांसमेंट आई और अब तो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं, मॉडर्न बिल्डिंग्स के स्टाइल्स हैं, ट्यूब स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं, ट्यूब स्ट्रक्चर को सर्च करना। ठीक है, तो अब तो एडवांसमेंट इतनी आ चुकी है कि अब स्काई स्क्रैपर, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब नया नया स्टार्ट हुआ था ये कॉन्सेप्ट। 1891 में जब मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद 1900 में कंपटीशन शुरू हो गया शिकागो और न्यूयॉर्क के दरमियान और डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान कि कौन सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाता है। तो इस वक्त सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है मेरे नॉलेज के मुताबिक वो है बुर्ज खलीफा। ठीक है, तो बुर्ज खलीफा की तकरीबन जो हाइट है वो है 830 मीटर। ठीक है, और वैसे इसके बारे में फैक्ट्स बताऊं तो इंटरेस्टिंग, ये आईफल टावर से 3 गुना बड़ी है। जो आईफल टावर है फ्रांस में, उसका उसका 3 टाइम्स है बुर्ज खलीफा। मतलब आईफल टावर को 3 टाइम बड़ा करो तो बुर्ज खलीफा है। और इसके अलावा 12,000 लोगों को जो है बेसिकली बुर्ज खलीफा पे 12,000 लोगों ने काम किया था जब उसकी पीक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट थी। और जो कंक्रीट यूज हुई है ना बुर्ज खलीफा में, उसका वेट कहा जाता है 1 लाख हाथियों के वेट के बराबर है, यानी 100,000 एलिफेंट्स के वेट के बराबर वहां पे कंक्रीट यूज हुई है। यानी 1 लाख एलिफेंट्स का जो वेट है उतनी कंक्रीट का वेट बुर्ज खलीफा में यूज हुआ है। खैर ये तो स्काई स्क्रैपर्स के बारे में वैसे मैंने एक एक्स्ट्रा चीज बताई है। तो बात ये थी कि हमारे वर्टिकल स्ट्रक्चर पे हम बात कर रहे थे। वर्टिकल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, जो आपके हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर से लोड आता है उसको रेजिस्ट करते हैं। अब 3 तरह के वर्टिकल स्ट्रक्चर होते हैं, शियर वॉल, ब्रेस फ्रेम एंड मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। अब तीनों में से कौन सा देना है, मैंने बताया 5 चीजें हैं जिनकी बेस पे हम ऑप्ट करते हैं। वो 5 चीजें क्या थी, स्टिफनेस थी, स्ट्रेंथ थी, फंक्शनैलिटी थी, कॉस्ट थी, एस्थेटिक्स थी। ठीक है, इन 5 की बेस पे, सिर्फ स्टिफनेस की बेस पे नहीं सिलेक्ट किया जाता कि कौन सा वर्टिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। इन 5 चीजों को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और सबसे लीस्ट स्टिफ स्ट्रक्चर मूवमेंट फ्रेम है, लेकिन कॉमनली यूज भी ये ज्यादातर होता है। लेकिन जहाँ पे अर्थक्वेक का ज्यादा हाई साइज्मिक जोन में ज्यादा आप शियर वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, शियर वॉल्स का डिसएडवांटेज बताया कि आप एक्सटीरियर साइड पे वॉल्स विंडोज नहीं प्रोवाइड कर सकते, स्पेस नहीं अलाउ करता फॉर विंडोज ऑन द एक्सटीरियर साइड यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज होता है, एक्सपेंसिव है। और ब्रेस फ्रेम जो है एफिशिएंट है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा स्टिफर भी जो है ना, स्टिफनेस भी इसकी सबसे हाई है। ठीक है, तो ये था जी लेक्चर। यही चीज़ें जो है ना इन स्लाइड्स में भी बताई गई हैं। तीनों जो फ्रेम्स हैं उनकी डिफ्रेंसिएशन, डिफरेंस उन तीनों का बताया गया, शियर वॉल, ब्रेस फ्रेम और मूवमेंट फ्रेम। ठीक है, ये मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है जी। मैंने बताया था मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम में आप विंडोज, इतनी स्पेस प्रोवाइड करता है, आप विंडोज प्रोवाइड कर सकते हो। ये मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है जो सामने आपको नजर आ रहा है। ये देखो कितनी स्पेस विंडोज के लिए प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ये मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। इसके बाद इस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा था, जो फर्स्ट बिल्डिंग थी स्टील मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम बेस्ड बिल्डिंग जो थी वो ये थी। इसको कहते हैं वेन राइट बिल्डिंग। सॉरी, मैं गलती से बता गया था कि वेन राइट ने इसको डिज़ाइन किया था। वेन राइट बिल्डिंग का नाम है, डिज़ाइनर जो थे वो लुइस सुलिवन और डैंकमर एडलर थे। ठीक है,
तो ये वो है फर्स्ट मूवमेंट रेजिस्टिंग, स्टील मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये वो 5 क्राइटेरियाज है जिनकी बेस पे आप डिसाइड करते हो कौन सा वर्टिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है: स्टिफनेस, स्ट्रेंथ, एस्थेटिक्स, फंक्शनैलिटी एंड कॉस्ट।